नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैंकिंग रेजोनेंस। मेरा नाम है सूरज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस ने अपनी क्लर्क की नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दी है। और वैकेंसीज़ के बारे में क्या ही बात किया जाए, मतलब वैकेंसीज़ साल दर साल इतनी कम होती जा रही है और नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट जो हैं वो साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो मान के चलिए कि इस बार लगभग 16 लाख के अराउंड बच्चे भरेंगे और वैकेंसीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिल रही है 1600 के अराउंड। चलिए मान लेते हैं कि कुछ वैकेंसीज जो हैं वो रिपोर्ट नहीं की गई हैं, बट वैकेंसीज अगर बढ़ेंगी भी तो कितनी बढ़ जाएंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि 6 टाइम्स 7 टाइम्स हो जाए वैकेंसीज। तो मतलब अब इसी तरीके से जीना पड़ेगा। अब देखिए गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है क्या नहीं। एसएससी और रेलवे तक तो होते ही थे, अब आईबीपीएस और बैंकिंग एग्जामिनेशंस में भी आपको ये सारी धांधलीबाजी दिख रही है। जबकि आईबीपीएस की फीस आप सभी को पता है ना। और चाहे हम जनरल की बात कर ले, ओबीसी की बात कर ले या एससी की भी फ़ीस जो है वो 250 तक जा चुकी है। तो मतलब कोई भी अब इससे बचा नहीं है फ़ीस के मैटर से। अगर साल दर साल जो है आप देख ही रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशंस की फ़ीस बढ़ रही है और एक साल में आपने कितने बैंकिंग के फॉर्म भरने होते हैं आप सभी को पता है। तो मतलब इनके ऊपर अब कुछ बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं कोई क्लर्क के ऊपर कोई वीडियो भी नहीं लेके आया था दैट हाउ टू प्रिपेयर और मेरे स्कोर क्या थे लास्ट ईयर, क्योंकि अब ये मैटर भी नहीं करता। जो अब मैटर करता है वो है कि आपकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी। मतलब अब आप मान के चलिए कि आपने बहुतों को पीछे छोड़ना है इस जॉब को पाने के लिए, तो अब आप अपने प्रिपरेशन में बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाइए। दूसरी अगर आरआरबी की भी बात कर लें हम, तो एडमिट कार्ड का कुछ अता पता नहीं है अभी तक। पता नहीं आरआरबी अपनी एडमिट कार्ड जो है वो कब रिलीज़ करेगी। कहीं 10 दिन या 8 दिन अगर बचे हो तो मतलब पता नहीं कैसे जो है बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे एक सिटी से दूसरी सिटी में जाके जो एग्ज़ामिनेशंस देना। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। आज जो इस चैनल पे आपको मिल रहा है वो थोड़ा अलग मिलेगा। आज जो मैं है वो नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और पजल्स के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये पूरी तरीके से आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के प्रीलिम्स के लिए है। सो अब आप मान के चलिए कि आपको हर दिन जब तक अब आरआरबी के एग्जामिनेशंस होंगे नहीं है ना, उससे एक दिन पहले तक आपको ये कोर्स इस चैनल पर मिलता रहेगा। और आप ये भी बताइए, देखिए मैं 3 अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। पहला तो रहेगा व्हाइट बोर्ड जो कन्वेंशनल मैथड है, दूसरा मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आपको पढ़ाऊंगा और तीसरा एक और मेथड है जो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा क्वेश्चंस को समझाने का। और इस सीरीज से जो बेनिफिट रहेगा कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, फिर कहीं आपको दूसरे तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस के लिए आधे घंटे में आप सफिशिएंट 20 क्वेश्चन जो है इस चैनल से लेके जाएंगे। हर दिन मैं डिफरेंट सेगमेंट्स में क्वेश्चंस लेके आऊँगा। सो आज का जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज पहला जो है मैं नंबर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करें और इन 5 क्वेश्चंस को जो है आप अटेम्प्ट करें, देन 1 बाय 1 जो है मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ना। अब डिक्रीजिंग नंबर सीरीज को सॉल्व किस तरीके से करें, यहाँ पर गैप ज़्यादा है नहीं तो पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 1 7 1, देन इसका डिफरेंस आपको हो जाएगा 3 3 1, देन इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका 95 एंड देन फाइनली इसका डिफरेंस हो जाएगा 57। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स बन रहे हैं आपके, चलिए एक और डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 33 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 38, देन वही 5, ये भी हो जाएगा आपका 38, देन सेम वही 38, यानी कि नेक्स्ट टर्म भी आपका 38 माइनस होगा सब में। अगर मैं 38 यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा दैट 9 एंड 19। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है सारे माइनस हो रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पे 19 माइनस करूँगा तो ये जो फाइनल टर्म आपका होगा 180 इज़ योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है इंक्रीजिंग नंबर सीरीज़ का डिफरेंस निकाल के देखें। 8 8, यहाँ पे 16 का डिफरेंस हो जाएगा, देन वापस से 8 का। ये तो कोई ट्रिक बन नहीं रहा। अच्छा चलिए दूसरा देखते हैं ट्रिक।
ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं आप 4 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं आप 4 इंटू 7, देन ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 11, अच्छा 4 इंटू 13। सो यहाँ पे ट्रिक मिल गया। देखिए सब में 4 कॉमन है और जो साथ में नंबर दिया हुआ है 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे क्या हैं आपके कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट है आपका 4 इंटू 17, तो अगर नेक्स्ट जो होगा वो आपका क्या होगा 4 इंटू 19, इजंट इट। सो 4 इंटू 19 यानी कि 6 एंड 76 इज योर फाइनल आंसर। सो ये थर्ड क्वेश्चन 129, 127 एंड ऑन। सो डिक्रीजिंग नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन है आपके पास। वेल देखते हैं इसका ट्रिक। -2, -5, -10 और पता नहीं एंड देख, ठीक है। अब इसका भी एक बार गैप देख लेते हैं। सो यहाँ पर -3 का गैप है, यहाँ पर -5 का, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर -7 हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे -7 होगा यानी कि माइनस ये आपका 5 बढ़ा तो ये हो जाएगा -17। तो आप अगर इसमें -17 करेंगे तो आपका समथिंग नंबर आएगा 95। अगर एक बार देख लेते हैं देन यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, ये डिफरेंस आ रहा है 70 और 25 यानी 26 का डिफरेंस आ रहा है, 26। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये हो जाएगा आपका -9, ठीक है। सो आपका जो आंसर है वो 95 रहेगा। सो अब ये क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग है, डेसिमल वाले क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग नंबर सीरीज है। 7 से क्या रिलेशन हो सकता है 16.5 का, नियरेस्ट है। अगर मैं इंटू 2 करता हूँ इसमें तो 14 हो जाएगा और 16.5 अगर लाना है तो 2.5 से प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये रॉन्ग नंबर का तो क्वेश्चन है नहीं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो हमें किसी भी सूरत में 17 से 16.5 लेके आना है। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये भी कुछ 2 का मल्टीपल है, तो 16.5 इंटू 2 आपका हो जाएगा 33 और 33 में भी फिर से वही 2.5, देन 35 दूने 70 और 71 इंटू 2 71 प्लस 2.5, तो समझ में आ ही गया होगा सीक्वेंस तो आपको। सो यहाँ पर भी आप इंटू 2 कर दीजिए, 73 दूनी हो जाता है आपका 146 यानी 147 में 2.5 आपने ऐड करना है, यानी आपका आंसर जो होगा फाइनल वो आएगा 149.5। दिस इज योर फाइनल आंसर। वेल ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है नंबर्स के बीच में। सो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो कोई नंबर सीरीज ये बन नहीं रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मल्टीप्लिकेशन का ही है। अब अगर मैं 0.25 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि हमें मिल जाए 8, तो 0.25 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 8 यानी कि 4 इंटू 8 आपका ओवरऑल आएगा 32 इंटू 32। देन नेक्स्ट आपने क्या ऐड करना है 1 और ये आपका हो जाएगा 48 यानी कि 16। देन वापस से आपका इंटू 8 हो जाता है, यानी कि आप देख रहे हैं डिवाइडेड बाई 2। सो नेक्स्ट आपका कोई चांस ही नहीं है, इंटू 4 होगा। और इसको अगर मैं इंटू 4 करता हूँ तो 10 40 और 24 का 96, 4096 इज़ योर फाइनल आंसर। सो ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको नंबर सीरीज़ के कराए हैं बिल्कुल आरआरबी के हिसाब के क्वेश्चंस है, बिल्कुल आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के बेस्ड क्वेश्चंस है, सारे काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। और आप मान के चलिए कि अगर मुझे समझाना नहीं होता तो इन 5 क्वेश्चंस को जो है आपने 2 मिनट के अंदर करना है, उससे ज़्यादा समय जो है आपने नंबर सीरीज़ पे नहीं लेना है। मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ, नंबर सीरीज़ हो या रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो, 5 क्वेश्चन में से 4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप विद इन 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर कर लेंगे। जो एक क्वेश्चन होता है वही ट्रिकी होता है, बस वही आपका जो है टाइम लेता है। सो आई होप अब ये जो 5 क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि इन 5 क्वेश्चन को आपने 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो अब है वो मैं 5 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक के करा रहा हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देखिए। सो वेल क्वेश्चन कह रहा है
A alone can finish a piece of work in 36 days. B is 20% more efficient than A. A alone started working and was replaced by B after 8 days. In how many days B alone can finish the remaining work? हिंदी में बता देता हूँ. A जो है अकेले किसी कार्य को 36 दिनों में करता है ना, और B की जो क्षमता है वो A के मुकाबले 20% अधिक है. A ने अकेले काम करना शुरू किया और 8 दिनों के बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको बदल दिया गया B से. तो बचा हुआ जो काम है वो B कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? सो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? A 36 डेज में काम करता है. दूसरा आपके पास है कि जो B की एफिशिएंसी है वो A के मुकाबले कितनी है? 20% अधिक है. यानी कि अगर मैं A की एफिशिएंसी 100 मानता हूँ तो B की एफिशिएंसी 120 हो जाएगी. इनको डेसिमल में लेके आता हूँ तो ये आ जाएगा 6:5. यानी अगर A की एफिशिएंसी 5 है तो B की एफिशिएंसी आपको 6 हो जाएगी. अच्छा चलिए देखते हैं टोटल वर्क. टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? A अकेले 36 दिन में काम करता है और A की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है. यानी कि टोटल वर्क जो आएगा आपका वो आएगा 36 × 5, दैट इज समथिंग 180 यूनिट्स. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है A जो है वो 8 दिनों तक काम किया और उसके बाद उसको हटा के B को जो है उस काम में लगा दिया गया. लेकिन 8 दिनों तक तो A ने काम किया था, तो जो टोटल वर्क हुआ है 8 दिन तक वो हो जाएगा 8 विथ एफिशिएंसी ऑफ A, यानी कि 40 यूनिट काम जो है वो हो चुका है. ठीक है. सो रिमेनिंग वर्क अगर आप देखें, सो रिमेनिंग वर्क आपका क्या हो जाएगा? 140 यूनिट, क्योंकि 180 यूनिट टोटल काम था, 40 यूनिट काम हो चुका है, यानी बचा हुआ काम 140 यूनिट. अब ये किसको करना है? ये काम B को करना है. और B कैसे करेगा? 6 की एफिशिएंसी से. यानी कि जो टोटल डेज आपके बचेंगे रिमेनिंग वर्क को करने में वो हो जाएंगे 140/6. सो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो ये 3 पे गया, ये 70 पे, तो ये समथिंग आ जाएगा इतना डेज. आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा. अगर सपोज आवर्स में पूछता तो आप इसको कर देते 23 डेज एंड 8 आवर्स. सो ये अर्थमेटिक का नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप. A and B started a business with investment of rupees 12,800 and 15,600 respectively. 8 months after the start of the business, B left. If the total annual profit was rupees 14,500, so what was the share of A in profit? क्वेश्चन कह रहा है कि A और B ने दोनों ने एक साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें A ने इन्वेस्ट किया 12,800 और B ने इन्वेस्ट किया 15,600, और 8 महीने बाद जो है B ने बिजनेस को छोड़ दिया. जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है साल के अंत में वो हुआ है 14,500 का. तो आपको बताना है A का प्रॉफिट शेयर क्या होगा. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी. A और B है. A ने इन्वेस्ट किया 12,800 और B ने इन्वेस्ट किया है 15,600, और ये जो है वो पूरे 12 महीने तक रहा, बट B जो है वो सिर्फ 8 महीने तक रहा. चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं पूरा. ये जाएगा आपका 4 से 3 और 9 39, और ये जाएगा 3 और 2 32, ये जाएगा आपका 13 पे और ये जाएगा आपका 16 पे. यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आएगा 16:13 का. अब कह रहा है टोटल प्रॉफिट जो है वो है 14,500. यानी इन दोनों को अगर एडअप करूं मैं, सो 29 यूनिट्स आ रहे हैं. 29 यूनिट्स इक्विवेलेंट है कितने के? 14,500 के. सो यहाँ पर आप इसको काटिए, सो ये 5 पे जाएगा, 500 है ना. सो आपसे क्या पूछ रहा है? A का शेयर बताओ. तो A का शेयर हो जाएगा 16 × 500, जो कि हो जाएगा आपका 80 और 2 0, यानी कि 8,000 जो है वो A का प्रॉफिट रहेगा. सो थर्ड क्वेश्चन है आपका. अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ X लीटर मिल्क and 25 liter water in a respective ratio of 24:5. If 29 liter mixture is taken out and 4 liter mixture is added to it, what will be the resultant respective ratio between milk and water? So क्वेश्चन कह रहा है अगर मिल्क है X यूनिट और वाटर जो दे रहा है वो
25 लीटर है, ठीक है ना। और क्या रहा है, इन अ रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 24:5, और ये इक्विवेलेंट है किसके, 24:5 के, यानी कि ये 5 इक्विवेलेंट है 25 के, इंटू 5 हो जाएगा। दैट इज़ मिल्क की क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी आपको, 24 × 5 यानी कि 120 लीटर, 120 लीटर मिल्क और 25 लीटर वाटर, यानी ओवरऑल आपका कितना हो गया, 145 लीटर मिक्सचर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 29 लीटर मिक्सचर जो है वो इससे निकाला गया, तो 29 लीटर मिक्सचर निकाला गया ना। सो मिक्सचर जो निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा, 24:5 के रेशियो में ही निकलेगा, यानी कि 24 लीटर मिल्क निकलेगा और 5 लीटर वाटर निकलेगा। तो अब इसमें 24 लीटर मिल्क अगर निकल गया तो कितना बच रहा है आपका 96, और इसमें 5 लीटर वाटर निकल गया तो कितना बच रहा है 20। और फिर बोल रहा है उसमें दोबारा से 4 लीटर वाटर जो है वो ऐड किया गया, यानी कि 4 लीटर वाटर ऐड किया गया, बट मिल्क तो सेम रहेगा आपका। सो अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो कितना है, तो कितना है 4:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 35 आवर्स कवरिंग इट्स फर्स्ट हाफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 80 किलोमीटर पर आवर, सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। यानी कि देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर सपोज डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है वो बदल नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम आपका कम होगा। अब चूंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला हाफ उसने 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल किया और दूसरा हाफ उसने 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल किया, यानी इन दोनों केसेस में डिस्टेंस तो आपका सेम है क्योंकि एक एक हाफ कंप्लीट किया। सो और स्पीड आपका रेशियो दिया हुआ है 60:80 का, ये स्पीड का रेशियो है आपका, है ना। तो इसको अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूँ तो 3:4 लिख सकता हूँ स्पीड का रेशियो को। सो क्या बताया मैंने आपको कि अगर डिस्टेंस कॉमन है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, और टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा। यहाँ पर देखिए स्पीड जो है ये कम है, यानी कि टाइम का उल्टा रेशियो हो जाएगा, पूरी तरह से टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3 का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन को पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 35 आवर्स का टाइम लगा है। सो अगर मैं इसको एड अप करता हूँ तो 7 यूनिट आ रहा है, एंड दिस 7 यूनिट इज़ नथिंग बट 35 आवर्स, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। अब मैं इसको इसमें पुट करूं अगर, तो 4 × 5 यानी कि 20 आवर्स। 20 आवर्स ट्रेन चला है किस स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, यानी कि जो डिस्टेंस होगा आपका, जो कि आपको पता है स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 60 × 20 दैट इज़ 1200 किलोमीटर। अब चूंकि ये एक हाफ है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 1200 × 2 विच इज़ नथिंग बट 2400 किलोमीटर्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाना ही मेरा मेन मकसद है इस क्वेश्चन को कराने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भीम सोल्ड एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹62.4 while selling he had provided two successive discount of 10% and 20% respectively। अगर कॉस्ट प्राइस है आपका 240 रुपये तो परसेंटेज मार्कअप क्या होगा ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो चलिए देखते हैं, कॉस्ट प्राइस है आपका 240, है ना, और इस पे आपको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है 62.4 का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसको आप एडअप करेंगे, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 302.4। क्लियर। सो कॉस्ट प्राइस तो आपको पता चल गया है, आपने निकालना क्या है एमपी निकालना है, और एमपी किस पे निकलता है हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलता है एमपी, ठीक है। और आपको दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, 10% मिल रहा है और 20% का मिल रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 302.4, है ना, और अगर 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है दैट मीन कि 10/9 हो जाएगा। या दूसरे तरीके से समझिए इसको थोड़ा, यहाँ तक क्लियर है।
चलिए मान लेते हैं यहाँ पे मैं MP लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं SP लिख देता हूँ। 10% आप सभी को पता होगा 1/10 होता है, और 20% आप सभी को पता होगा 1/5 होता है। सो अगर MP 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा, और अगर MP 5 है 20% के हिसाब से तो सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा। यानी ये ओवरऑल कितना है 50 और ये ओवरऑल कितना है 36। नाउ दिस 36 इज इक्विवेलेंट टू 302.4। ठीक है, तो इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 9 पे जाएगा, ये जाएगा आपका 7 देन 5 एंड देन 6.6 है ना, और ये जाएगा आपका फाइनली 9 8 72 देन 0.4 8.4। तो 50 इंटू 8.4 आपका हो जाएगा 400 और 20 420। ये मार्कअप हो गया। आपको निकालना है क्या, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज MP ऑन CP क्या हो जाएगा आपका, इज नथिंग बट इज 420 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 240, क्योंकि 240 तो आपका CP है, और इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 160 180 बटे 240 इंटू 100, ये जाएगा 60 से 4 पे, और ये जाएगा 3 पे 25 पे, यानी कि आपका ओवरऑल 75% आ जाएगा परसेंटेज MP ऑन CP। अब एक 5 सेट का DI है जो मैं अब यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। DI का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। एक बार मैं इसे रीड आउट कर देता हूँ। पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है क्लास 8 में एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल A, B and C टेकन टुगेदर इज़ 40। यानी कि अगर मैं 8 क्लास की बात कर रहा हूँ, है ना, सो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो तीनों स्कूल का ले रहे हैं उनका एवरेज क्या है 40, यानी कि 120 हो जाएगा। देन कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A आर 8 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B, यानी A स्कूल में B के मुकाबले 8 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। देन रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B एंड C इज़, B और C का जो रिस्पेक्टिव रेशियो दिया है वो 9:10 का दिया है, यानी 9x 10x आप मान सकते हैं। ठीक है, सो अब इन सारे इक्वेशंस को इसमें पुट करते हैं। A की वैल्यू हो जाएगी 9x + 8, B की वैल्यू 9x और C की ये हो जाएगा आपका 10x, और ये ओवरऑल है आपका 120। ये 8 इधर गया, यानी कि हो जाएगा 112। इनको ऐडअप करें तो आपको मिल जाएगा 28x। ठीक है, सो x की वैल्यू आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 4 आ जाएगा। सो A की वैल्यू हो जाएगी, देन B की वैल्यू आपकी हो जाएगी सबसे पहले 36, C की वैल्यू हो जाएगी 40, और 36 में 8 ऐड करें सो ये हो जाएगा आपका ओवरऑल क्लास 8 का। ठीक है, तो इसे मैं इधर लिख लेता हूँ, A 44, B 36 और C जो है आपका वो 40 है। देन जो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है क्लास 9 का, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन A में दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स हैं आपके। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन C इज 20% लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल A। 20% का मतलब 1/5, और 20% लेस का मतलब कि अगर A में 5 हैं, यानी अगर इसको मैं 5 के बराबर मानूँ तो C में जो है वो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 20% लेस बोल रहा है, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 6, तो यहाँ पर 4 × 6 आपका हो जाएगा 24। तो C में कितने हो जाएंगे 24 स्टूडेंट्स। और फाइनली बोल रहा है एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल B एंड C टेकन टुगेदर इज 44, यानी कि B और C में टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं 44 एवरेज है, यानी ओवरऑल 88। सो इसमें से 24 माइनस कर दीजिए 4 और 6, तो आपके B में कितने हो जाएंगे 64। यहाँ पे भी इसको लिख लेता हूँ, 8 की बात है ये 9, A आपके 30, C में आपके हो जाएंगे ओवरऑल 24 और B में आपके हो जाएंगे 64। लास्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल B आर 18 लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन C, यानी कि B में C से 18 स्टूडेंट
कम है। एंड रिस्पेक्टिव रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो रिस्पेक्टिव रेशियो है वो क्या है 7:4 है। और कह रहा है देयर डिफरेंस इज 24, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है एक्चुअली में 3 आ रहा है। और ये इक्विवेलेंट है किसके 24 के, यानी 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 के। सो ए में कितने हो जाएंगे 7 × 8 56, बी में हो जाएंगे 32 और बी में सी के मुकाबले 18 कम है, यानी कि सी में कितने हो जाएंगे फिर 50 स्टूडेंट्स। सो ये 10 का डाटा आ गया आपके पास, ए 56, बी 32 और सी है आपके 50। सो देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल द गिवन स्कूल्स इन क्लास 10। क्लास 10 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 138 स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन रहेगा डी 138। देन सेकेंड बोल रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 के स्कूल ए में 44 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 इन स्कूल बी। क्लास 9 में स्कूल बी में आपके कितने हैं 64, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 11:16 का, 11:16 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 इन स्कूल ए एंड सी टुगेदर। ए एंड सी को अगर हम जोड़े तो 54 हो जाएगा। और क्या रहा है दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 बी एंड सी टुगेदर, 10 का बी एंड सी 82, 82 यानी हो जाएगा 8 7 2 28 का आपका डिफरेंस हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, स्कूल बी में टोटल अगर 800 स्टूडेंट्स होंगे देन अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन बी आर इन क्लास 8 एंड 10 टुगेदर। तो 8 में कितने हैं, 8 में आपके 36 है और 10th में आपके 32 है, यानी कि 60, ये हो गया ओवरऑल आपका 68। और टोटल स्टूडेंट्स कितने दिस मच, तो 8 से डिवाइड कीजिए आप इसको, ये 17 पे जाएगा आपका, ये 2 पे जाएगा, दैट इज 8.5%। 8.5% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन है स्कूल सी में कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन क्लास 10 आर 4 मोर देन नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। तो सेम क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स कितनी होंगी वो बताना है आपको। तो मान लेते हैं मेल स्टूडेंट बी है, तो गर्ल स्टूडेंट कितनी हो जाएगी b+4, और ये दोनों मिला के कितने हैं टोटल 50 हैं। सो 2b इज़ नथिंग बट 46, तो b इज़ 23। बट आपसे पूछ क्या रहा है फीमेल स्टूडेंट्स, तो फीमेल स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 23 + 4 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सो ये आपके DI के क्वेश्चंस हो गए सारे। आई होप आपको ये DI जो है आपने अच्छे से बनाया होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका पजल बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बार एक पजल को भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको 5 क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। पजल आपके स्क्रीन पे है। पजल कह रहा है 7 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड फॉर अ जनरल मीटिंग, दे आर सीटेड इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 7 लोग हैं, है ना, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका राइट हो जाएगा चूँकि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो, और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। और उनके डेसिग्नेशंस जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। डेसिग्नेशंस लिख लेता हूँ मैं, CEO है एक CFO है, देन आपका एक MD एक HR, MD और HR, देन आपका एक मैनेजर और एक अकाउंटेंट और एक क्लर्क, एक मैनेजर एक अकाउंटेंट और एक क्लर्क। चलिए अच्छी बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है द CFO सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो या तो CFO यहाँ बैठेगा या फिर CFO यहाँ बैठेगा। चलिए अच्छी बात। देन कह रहा है CEO जो है वो थर्ड राइट है HR के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CEO जो है वो थर्ड राइट है HR के। चलिए अच्छी बात है ये भी। देन कह रहा है G&B, अच्छा अल्फ़ाबेट्स भी हैं, G&B सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। तो एक्सट्रीम एंड्स पे बैठ रहे हैं G&B, तो मान लेते हैं अगर G यहाँ बैठा है तो B यहाँ होगा,
या फिर जी यहाँ बैठा है तो बी यहाँ होगा। दो पॉसिबिलिटी, जी यहाँ बैठा है तो बी यहाँ होगा, या फिर बी यहाँ बैठा है तो जी यहाँ होगा। चलिए ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ए जो कि मैनेजर है, ए क्या है हमारा मैनेजर, तो यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया, सीएफओ को हम बैठा चुके हैं ऑलरेडी। तो ए मैनेजर है जो कि मिडल ऑफ द रो बैठा हुआ है, यानी कि 3 इधर, ए मैनेजर, ए की पोजीशन तो हो गई यहाँ पर, 3 इधर, ए मैनेजर, ए की पोजीशन सेटल है। अब बोल रहा है डी ना तो सीएफओ है और ना ही क्लर्क है। सो डी जो है वो ना तो सीएफओ है और ना ही क्लर्क है, दोनों में से कोई नहीं है, ठीक। और एफ जो कि अकाउंटेंट है, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीएफओ। एफ जो है वो क्या है, अकाउंटेंट है, एफ हमारा अकाउंटेंट है, वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किसके, सीएफओ के। तो सीएफओ के इमीडिएट लेफ्ट यानी कि इधर आ नहीं रहा कोई, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी सही है। एफ जो है वो सीएफओ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और एफ हमारा क्या है, अकाउंटेंट है। वेल नेक्स्ट बोल रहा है आपसे, सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी जो है वो जी का इमीडिएट नेबर है। अच्छा चलो, अब यहाँ पर अगर मैं जी बैठाता हूँ तो सी को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, बट एफ यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये पोजीशन भी ख़त्म, ये पॉसिबिलिटी भी आपकी ख़त्म। यहाँ पर बैठेगा आपका बी, यहाँ पे बैठेगा आपका जी, और सी जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, जी का। देन बोल रहा है द क्लर्क हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू ए। क्लर्क ना तो यहाँ पर आएगा और ना ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि ए के एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। एंड द वन हुज डेसिग्नेशन इज क्लर्क, वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है किसके, ई के। क्लर्क जिसकी डेसिग्नेशन है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है ई के। सो देखिए क्लर्क की दो ही पोजीशन आ रही है, या तो क्लर्क यहाँ बैठ रहा है या फिर क्लर्क यहाँ बैठ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्लर्क है वो सेकंड लेफ्ट है ई के। चलिए मान लेते हैं क्लर्क अगर यहाँ बैठता है तो ई को होना होगा यहाँ पर, चलिए ठीक है। अगर क्लर्क यहाँ बैठता है तो ई को होना होगा यहाँ पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो क्लर्क की पोजीशन फिक्स हो गई, ई की पोजीशन फिक्स हो गई, ये कंडीशन ख़त्म, ये कंडीशन ख़त्म, ये कंडीशन ख़त्म। अच्छा अब लास्ट जो हमारा कंडीशन है वो डी का कंडीशन है। सो अब यहाँ पे सारे हो गए हैं अल्फ़ाबेट्स, तो डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सीएफओ यहाँ पर है नहीं, तो ये कंडीशन भी हमारा ख़त्म हो गया। सो जो लास्ट कंडीशन हमारी बच रही है, दैट सीईओ इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एचआर। सो यहाँ पर क्या, अगर मैं एचआर यहाँ पुट करता हूँ तो 1 2 3, ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन है, और कहीं पे तो सेटल हो नहीं रहा। सो एचआर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 2 3, थर्ड राइट में आपका आ जाएगा सीईओ, और लास्ट जो हमारा बचा वो बचा हमारा एमडी। सो ये आपका ओवरऑल पजल एक्सप्लेनेशन। पहले इसके एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीएफओ। सीएफओ कौन है हमारा, सीएफओ हमारा बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। देन सेकंड, इन विच पोजीशन सी सीटेड विथ रिस्पेक्ट टू डी। डी के रिस्पेक्ट में सी कहाँ बैठा है, तो डी के रिस्पेक्ट में सी सेकंड 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा डी इज द, तो डी क्या है हमारा यहाँ पर, सीईओ है, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। देन हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन क्लर्क एंड मैनेजर। क्लर्क और मैनेजर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 2 लोग बैठे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। एंड द लास्ट वन इज ई सिट्स डैश टू द लेफ्ट ऑफ डैश ऑफ जी, यानी कि जी के पहले तो आप ये देखिए लेफ्ट में है कि राइट में, ई राइट में आपके, तो पहला ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा, और कौन सा राइट में, सेकंड राइट में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। सो ये है आपका पजल और ये है उसके सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस, ताकि जो है मैं डेली बेसिस पे आपके लिए ये वीडियो जो है वो लेके आता रहूँ। सो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। हैव अ गुड डे।